बस ख्वाब सा, सिर्फ ख्वाब। टेंशन को किल कर दो। कोलंबिया के पहाड़ी दामन में एक सरसब्ज वादी थी, जहां सुबह की हवा में घास की खुशबू और दूर कहीं बहते चश्मे की मध्यम आवाज घुली रहती। वादी के किनारे एक छोटा सा फार्म था। कच्ची ईंटों की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा, आंगन में मिट्टी की नर्म सी जमीन और साथ ही एक पुराना मगर मजबूत सा बाड़ा। इसी फार्म में एक कम उम्र चरवाहन रहती थी, सोफिया, जिसकी आंखों में तजस्सुस भी था और जिम्मेदारी का हल्का सा खौफ भी। उस दिन सुबह सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था कि सूफिया की माँ ने अपने दुपट्टे की पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहा, सूफिया, क्या तुम हमारे बगैर भेड़ों का ख्याल रख सकोगी? सूफिया के वालिद, जो हमेशा कमगो मगर मेहनती आदमी थे, ऊन के गट्ठे और टोकरियां गाड़ी में जमाने में लगे थे। बाजार जाना जरूरी था क्योंकि ऊन बेचकर ही घर का खर्च चलता था और सर्दियों के लिए अनाज भी आता था। उन्होंने भी एक नज़र बेटी पर डाली, जैसे खामोशी से उसकी हिम्मत को तौल रहे हों। सोफिया ने अपनी चुटिया दुरुस्त की और फौरन एतमाद से बोली, जी अम्मी, बिल्कुल, मैं अकेली नहीं हूँ ना। क्लारा, कॉर्मन और कमेला मेरे साथ हैं। तीनों भेड़ें जैसे उसका नाम सुनकर चौकन्नी हो गई। क्लारा सबसे बड़ी और कदरे जिद्दी थी, कार्मन दरमियानी और नर्म दिल, जबकि कमीला सबसे छोटी, शरारती और हर चीज में नाक घुसेड़ने वाली थी। वो तीनों सोफिया के गिर्द घूमने लगी। माँ ने फिर भी फिक्र से कहा, बस इन्हें एक साथ रखना, कहीं दूर ना निकल जाएं। सोफिया ने हंसते हुए उंगली हिलाकर तीनों को डांटा। सुना तुम लोगों ने? एक साथ रहना, बिल्कुल आवारागर्दी नहीं। बाप ने रस्सी खींचकर गाड़ी की गिरह मजबूत की। पहियों की चरचराहट के साथ गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। सूफिया ने हाथ हिलाया। माँ ने भी मुड़कर देखते हुए एक आखिरी बार कहा, दरवाजा बंद रखना और अगर कुछ भी अजीब लगे तो घर के अंदर रहना। फिर मोड़ आया और गाड़ी वादी के पेचदार रास्ते में गुम हो गई। सूफिया कुछ देर तक उसी सिमत देखती रही, जैसे उसकी नज़रों में वालिदैन की आवाज़ें और कदमों की चाप अभी तक मौजूद हों। दिन भर सूफिया ने वो सब किया जो फार्म पर ज़रूरी था। उसने मुर्गियों को दाना दिया, पानी के मटके भरे, लकड़ियों का ढेर दुरुस्त किया और भेड़ों को वादी के किनारे तक चराने ले गई। मौसम खुशगवार था, मगर सूफिया को हर चंद मिनट बाद ये ख्याल सता रहा था कि अगर वो ज़रा सी भी गफलत करे तो कमेला किसी झाड़ी के पीछे दौड़कर गायब हो सकती है। शाम ढलने लगी तो वो तीनों को वापस बाड़े में ले आई। उसने उन्हें चारा डाला, उनकी ऊन में अटकी घास के तिनके निकाले और प्यार से उनकी पुश्त थपकी। क्लारा ने नाक से सोफिया के हाथ को धक्का दिया, जैसे कह रही हो, बस ठीक है, अब आराम करने दो। सोफिया ने अंदर जाकर खाना खाया, मगर दिल बेचैन था। फिर अचानक उसे ख्याल आया, अगर मैं रात को भी इनके करीब रहूं तो? इसी ख्याल के साथ उसने अपना छोटा सा बिस्तर नहीं बिछाया, बल्कि अपना कंबल, एक टॉर्च, पानी की बोतल और अपनी बुनाई का थैला उठाकर बाड़े में आ गई। बाड़े में घास की खुशबू थी, लकड़ी के शहतीरों के बीच से चांदनी की बारीक लकीर अंदर आ रही थी। सोफिया ने घास के ढेर पर कंबल बिछाया और भेड़ों के पास लेट गई। तीनों भेड़ें करीब से मटाईं। उनकी नर्म नर्म आवाज़ें और सांसों की गर्मी से बाड़े का माहौल अजीब सी हिफाजत का एहसास देने लगा। सोफिया ने अपना बुनाई का थैला खोला। उसे ऊन से चीज़ें बनाना बहुत पसंद था। वो कहती थी कि ऊन में एक ऐसी गर्मी है जो सिर्फ जिस्म नहीं, दिल को भी गर्म कर देती है। वो कुछ दिनों से 3 स्कार्फ बुन रही थी, हर भेड़ के लिए एक। बाड़े में रोशनी कम थी, मगर उसके हाथ आदत से तेज चल रहे थे। कुछ देर बाद उसने तीनों स्कार्फ एक तरफ रखे और खुद भी सुस्ताने लगी। भेड़ें गहरी नींद में जा चुकी थीं। सोफिया ने पलकें बंद की और ख्वाब ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ख्वाब में उसने देखा कि उसके फार्म का किचन है, मगर कुछ मुख्तलिफ, जैसे रोशनी तेज है, चीज़ें ज़्यादा चमक रही हैं। फिर अचानक तीनों भेड़ें, क्लारा, कार्मन और कमीला, बाड़े से नहीं बल्कि किचन के अंदर से दौड़ती हुई आती हैं।
वो बर्तनों के दरमियान उछलती हैं, हांडियाँ गिर जाती हैं, प्लेटें खनक कर टूटती हैं और चम्मच फर्श पर लुढ़कते हैं। सोफिया चीख कर उन्हें रोकती है, मगर आवाज़ जैसे हल्क में फंस जाती है। फिर तीनों भेड़ें दरवाजे से बाहर निकलकर रात में गायब हो जाती हैं। अंधेरा गहरा होता जाता है और सोफिया बेबस खड़ी रह जाती है। वो हड़बड़ा कर जाग उठी। दिल तेज धड़क रहा था। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर टटोला। तीनों भेड़ें वहीं थीं, सुकून से सो रही थीं। क्लारा ने ऊँघते हुए हल्की सी की आवाज़ निकाली। कार्मेन ने नर्म सी मियाँ मियाहट की और कमीला ने जैसे ख्वाब में भी कोई शरारत की हो टांग हिला दी। सोफिया ने लंबी सांस ली। बस ख्वाब सा, सिर्फ ख्वाब। लेकिन ख्वाब इतना वाज़ेह क्यों था? उसके जहन में एक अजीब सा ख्याल उभरा, मगर उसने उसे झटक दिया। फिर भी उसने ज्यादा मजबूती से कंबल ओढ़ा और नींद की कोशिश की। सुबह हुई। सुनहरी रोशनी बाड़े की लकड़ी की दर्जों से अंदर छिन छिन कर आ रही थी। बाहर परिंदों की चहचहाहट थी और वादी में एक ताज़ा सी हवा चल रही थी। सोफिया ने करवट बदली, मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया कि भेड़ों के नर्म ऊन को छुए, मगर हाथ खाली घास पर पड़ा। उसका जिस्म जैसे एकदम सुन्न हो गया। उसने फौरन उठकर देखा, वो जगह जहां तीनों भेड़ें थीं खाली थी। नहीं, उसके मुंह से बस इतना निकला। वो दौड़ती हुई बाड़े के दरवाजे तक पहुंची और बाहर झांका। क्लारा, उसने आवाज दी। कार्मेन, कमीला। आंगन खाली था। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। सोफिया के कदम लड़खड़ाए, मगर फिर वो तेजी से घर की तरफ भागी। जैसे ही वो किचन में पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। फर्श पर बर्तन बिखरे थे, एक प्लेट टूटी हुई थी, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने ख्वाब में देखा था। सोफिया का हल्क खुश्क हो गया। उसने घर से बाहर निकलकर पूरी जगह छान मारी। आंगन, खिलियान, बाग, फलों के दरख्तों के दरमियान, वादी के ढलवान किनारे, हर जगह। दोपहर तक सूरज तेज हो चुका था। वो आखिरकार वापस बाड़े में आई और घास के ढेर पर बैठकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। मेरा ख्वाब पहले ही बता गया था। शायद दूसरा ख्वाब रास्ता दिखा दे। वो लेट गई। उसने तीनों स्कार्फ सीने से लगा लिए, जैसे वो स्कार्फ नहीं बल्कि उसके दिल के टुकड़े हों। उसने आंखें बंद की। चंद ही मिनट बाद ख्वाब वापस आ गया। इस बार मंजर एक घना सा बलूत का जंगल था। दरख्त इतने ऊंचे कि उनकी शाखें आसमान को छूती थीं। सोफिया ने दूर से देखा कि तीनों भेड़ें पथरीली ज़मीन पर भटक रही हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से दो जर्द आंखें चमकी। एक लम्हे को वक्त रुक गया, फिर भेड़ें चीखती हुई आगे भागीं, मज़ीद अंदर, मज़ीद गहरे साए में। मंजर धुंधला हुआ। सोफिया को सिर्फ उनके सर दिखाई देने लगे, जैसे बाकी जिस्म किसी गड्ढे या दलदल में छुप गया हो। फिर उसने देखा, एक जगह पर नारंगी के दरख्तों का एक झुंड था, जिन पर सफ़ेद खुशबूदार फूल खिले थे। सोफिया हाँपते हुए जाग उठी। नारंगी के फूल, बलूत का जंगल और वो दलदल। उसने खुद से कहा, मुझे वो झंड ढूंढना है। वो फौरन खड़ी हुई। उसने थैले में रोटी रखी, पानी की बोतल भरी, टॉर्च, छोटा चाकू और तीनों स्कार्फ डाले। फिर उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा गर्दालूद था, मगर आंखों में फैसला पुख्ता था। जंगल फार्म से बहुत दूर नहीं था। वो वादी के किनारे किनारे चलती रही। ज़मीन कहीं नरम थी, कहीं पथरीली। कभी उसे किसी कांटेदार झाड़ी से बचना पड़ता, कभी किसी छोटे नाले को फलांगना पड़ता। जंगल के किनारे पहुंचकर उसने मिट्टी में कदमों के निशान देखे, भेड़ों के खुरों के निशान। मैं सही रास्ते पर हूँ। निशान जंगल के अंदर मुड़ रहे थे। सोफिया ने गहरा सांस लिया और अंदर कदम रख दिया। जंगल के अंदर हवा ठंडी थी, मगर अजीब सी भारी भी। दरख्तों के तने मोटे, जमीन पर खुश्क पत्ते और हर तरफ सब्ज साए। सोफिया चलती रही, कभी पुकारती, मगर जवाब में सिर्फ आवाज की गूंज आती या दूर बंदरों की चीखें। कभी किसी परिंदे के परों की फड़फड़ाहट से वो चौंक जाती। उसे अपने ख्वाब की वो जर्द आंखें याद आती तो दिल कांप उठता, मगर वो रुकी नहीं। कुछ देर बाद निशान पत्तों में दब गए। अब उसे अंदाजे से चलना था। उसने दरख्तों की सिमतें देखीं, हवा के रुख को महसूस किया और अपने जहन में ख्वाब का नक्शा ताज़ा किया। वो सफ़ेद नारंगी फूल, वो खुशबू
वही उसे रहनुमाई दे सकती थी। वक्त गुजरता गया, उसके बाजुओं पर कांटों के निशान पड़ गए, जड़ें पाँव में अटकती और वो लड़खड़ा जाती। पानी का घूंट पीती, फिर चल पड़ती। उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी, मगर वो फिर भी पुकारती रही। काफी देर बाद जब उसके दिल में मायूसी का साया गहरा होने लगा, हवा में एक हल्की सी महक आई, नारंगी के फूलों की। सोफिया ने रुककर सांस खींची। हाँ, यही खुशबू। वो तेजी से उसी सिमत बढ़ी। खुशबू बढ़ती गई, जैसे कोई हाथ उसे खींच रहा हो। और फिर दरख्तों के बीच वो जगह आ गई। नारंगी के दरख्त, सफेद फूल और उनके सामने एक गहरा कीचड़ से भरा गड्ढा। और उस गड्ढे में गर्दन तक धसे तीनों भेड़ें। क्लारा, कार्मेन, कमीला। सोफिया की आवाज़ खुशी और खौफ के बीच टूट गई। भेड़ों ने उसे देखा। सोफिया ने कदम आगे बढ़ाया, मगर फौरन रुक गई। अगर मैं खुद फंसल गई तो फिर कौन निकालेगा? उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। जंगल खामोश था, मगर इस खामोशी में खतरा भी छुपा हो सकता था। तब उसकी नजर एक मजबूत दरख्त पर पड़ी, कार्क बलूत। उसकी एक शाख नीची थी और बिल्कुल गड्ढे के ऊपर फैली हुई थी। शाख हमवार और मजबूत लग रही थी। सूफिया ने ज़ेरे लब कहा, ये काम आ सकता है। उसने अपने थैले से तीनों स्कार्फ निकाले, वही स्कार्फ जो रात उसने मोहब्बत से बुने थे। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। उसने तीनों को गिरा लगाकर एक लंबी रस्सी बना दी, फिर एक सिरे पर फंदा बनाया। वो शाख के पास गई, रस्सी को शाख के कांटे पर फेंका और इस तरह जमाया कि फंदा सीधा गड्ढे के ऊपर लटकने लगा, एक सादा सी घर की बनी हुई चरखी जैसी शक्ल। उसने जोर से पुकारा, क्लारा, फंदा पकड़ो, दांतों से मजबूती से। क्लारा ने डरते डरते गर्दन ऊपर की। कीचड़ उसके मुंह तक लग रहा था। फिर उसने एक झटके से ऊपर होकर फंदे को दांतों में दबा लिया। सोफिया ने रस्सी के दूसरे सिरे को दोनों हाथों में लपेटा और जमीन पर पांव जमाकर पीछे को झुकी। ये भारी होगा, मगर करना तो है। उसने पूरी कुव्वत से खींचा। क्लारा का जिस्म कीचड़ में जैसे चिपका हुआ था। कीचड़ ने उसके खुरों को पकड़ रखा था। बड़ा सा चप की आवाज आई और क्लारा का जिस्म ऊपर आ गया। सोफिया की आंखों में आंसू आ गए। शाबाश। फिर कार्मेन की बारी आई। देखो, मैं हूं ना, बस पकड़ लो। कार्मेन ने भी फंदा पकड़ा। सोफिया ने फिर खींचा। कार्मेन भी निकल आई। आखिर में कमिला। वो फंदे को ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। सोफिया ने घुटनों के बल बैठकर रस्सी को थोड़ा नीचे किया और कहा, बस एक बार। हाँ, यही। कमिला ने पकड़ लिया। सोफिया ने हंसते हुए आंसुओं के साथ उसे भी खींच लिया। चंद लम्हों बाद तीनों भेड़ें कीचड़ से आजाद थीं। कीचड़ में लथपथ सोफिया थक कर जमीन पर बैठ गई। उसके हाथों में जलन थी। तीनों भेड़ें उसके इर्द गिर्द आकर उसके कपड़ों और चेहरे पर अपनी कीचड़ वाली नाक रगड़ने लगीं। अब गंदगी से क्या फर्क पड़ता है? फिर उसने खुद को संभाला, लहजा सख्त किया, वही लहजा जो माँ इस्तेमाल करती थी। बस, अब कोई शरारत नहीं। हम घर जा रहे हैं और इस बार मेरे बिल्कुल साथ। तीनों भेड़ें जैसे शर्मिंदा हो गईं। वो उसके पीछे कतार में चल पड़ी। वापसी का रास्ता आसान नहीं था। फार्म करीब आया तो सूफिया को दूर से पहियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, वालिदैन की गाड़ी रास्ते के मोड़ से नमूदार हो रही थी। अम्मी, अब्बू, सूफिया ने हाथ हिलाया। वो दोनों भी मुस्कुराते हुए करीब आए। वालिद ने गाड़ी रोकी और बेटी की तरफ देखा, फिर भेड़ों की तरफ। तीनों भेड़ें कीचड़ में लथपथ थी। सोफिया खुद भी किसी जंग की सिपाही लग रही थी। वालिद ने धीमी आवाज में कहा, तुमने भेड़ों को महफूज रखा। हाँ, हमारी बहादुर चरवाहन। माँ ने करीब आकर सोफिया के चेहरे को गौर से देखा, फिर भेड़ों को, और हैरत से बोली, अरे अल्लाह, तुम सब इतने गंदे कैसे हो गए? ये क्या हाल बना लिया? सोफिया ने थके हुए मगर मुतमैन लहजे में कहा, ये बहुत लंबी कहानी है अम्मी। वालिद ने गाड़ी से एक थैला उतारा और कहा,
बाजार में एक नया गाहक मिला है। वो चाहता है कि हम ज्यादा अवन फराहम करें। इसका मतलब है हमें अपना रेवड़ बढ़ाना पड़ेगा। उसने सोफिया की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, ये बड़ा काम है, एक भारी जिम्मेदारी। क्या तुम संभाल सकोगी? सोफिया ने अपने दर्द करते बाजू को हल्का सा सहलाया। उसे कीचड़ का गड्ढा याद आया। उसने सर उठाया और एतमाद से कहा, भारी जिम्मेदारी? मैं संभाल सकती हूँ। भारी जिम्मेदारी मैं संभाल सकती हूँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। भेड़ें भी नजदीक आकर म्याम्याहट करने लगी, जैसे वो भी इस वादे में शामिल हों। वादी में शाम की हवा चली। नारंगी रंग का आसमान आहिस्ता आहिस्ता गहरा होने लगा और फार्म के छोटे से घर में एक ऐसी गर्मी भर गई जो सिर्फ चरागों से नहीं आती। ये गर्मी हिम्मत, मोहब्बत और खानदान की थी।